हेलो फ्रेंड, मैं कुमार डेंडवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस 2.0 के ऊपर। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपन लोगों ने थ्योरी क्लास है वो स्टार्ट कर रखी है। अपनी एक थ्योरी क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर अपन लोगों ने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग क्या किया था। अपन लोगों ने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट किया था। तो अपना इंट्रोडक्शन पोर्शन है वो इस क्लास के अंदर कंप्लीट हो चुका था। आज ही क्लास के अंदर अपन उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं तो अपनी एक चीज आती है, वो पहली चीज आती है आपकी आईपीआर थ्योरी की। क्या आती है आपकी? पहली जो चीज आती है वो आती है आईपीआर थ्योरी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन यही है मेरा कि आईपीआर थ्योरी है, आईपीआर थ्योरी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी है, वो किसने दी थी? पहला क्वेश्चन ये फ्रेंड कि आप बताइए कि जो आईपीआर थ्योरी है वो किसने दी थी। कल मैंने आपको ये बातें बताई थी, तो फटाफट आप कमेंट करें कि आईपीआर थ्योरी है वो किसने दी थी। मैं वेट कर रहा हूँ, आप फटाफट आंसर दें कि आईपीआर थ्योरी है वो किसने दी थी। तो किसने दी थी आईपीआर थ्योरी? गिवन बाई, किसने दी थी? कमेंट करें, किसने दी थी? पेपलाव ने। किसने दी थी? पेपलाव ने दी थी। अब आपका जो आईपीआर होता है उसके अंदर आपकी 4 स्टेप होती है। कौन कौन सी स्टेप होती है फ्रेंड? पहली स्टेप होती है आपकी प्री इंट्रोडक्टिव, दूसरी होती है आपकी इंट्रोडक्टिव फेज, तीसरी होती है आपकी वर्किंग फेज, चौथी होती है आपकी टर्मिनेशन फेज। तो ये 4 फेज होती है आपकी किसके अंदर? आईपीआर थ्योरी के अंदर, या कह सकते हैं आईपीआर की ये 4 स्टेज होती है। तो इंट्रोडक्टिव फेज का मतलब है कि इसके अंदर पेशेंट और नर्स हैं। इसके अंदर आपके जो पेशेंट और नर्स हैं नॉट डायरेक्टली कांटेक्ट, कि आपके जो पेशेंट और नर्सेस के अंदर डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते हैं। पेशेंट न नर्स को देखता है, न नर्स वो पेशेंट को देखती है। ठीक है, फिर आपकी दूसरी आती है वो आती है इंट्रोडक्टरी। इसके अंदर आपके पेशेंट और नर्स क्या है? एक दूसरे के, यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, वो आपके एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे का अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इसके अंदर एक कॉमन चीज या मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पूछी जाती है आपके, कि जो आपकी इंट्रोडक्टिव फेज है ना, उसके अंदर आपके डिस्चार्ज की प्लानिंग है, डिस्चार्ज की प्लानिंग है वो कर ली जाती है। आपकी इंट्रोडक्टिव फेज होती है, उसके अंदर डिस्चार्ज की प्लानिंग क्या है? वो कर ली जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो इंट्रोडक्टिव फेज होती है उसके अंदर आपके डिस्चार्ज की प्लानिंग है वो कर ली जाती है। तो इंट्रोडक्टिव के बारे में आपने पढ़ लिया। आगे आपकी आती है वर्किंग फेज। तो वर्किंग फेज में फ्रेंड 2 चीजें अराइज होती है आपकी, एक होती है काउंटर ट्रांसपेरेंस और एक होती है ट्रांसपेरेंस। आपसे पूछा जाता है कि जो काउंटर ट्रांसपेरेंस और ट्रांसपेरेंस है वो कौन सी फेज में अराइज होता है, तो आप बोलोगे वर्किंग फेज के अंदर। आपसे पूछा जाए कि सर डिस्चार्ज की प्लानिंग है, डिस्चार्ज की प्लानिंग है वो कौन सी फेज में कर ली जाती है, तो आप बोलोगे इंट्रोडक्टिव फेज के अंदर डिस्चार्ज की प्लानिंग है वो कर ली जाती है। ठीक है, क्या बोलोगे आप कि आपका जो डिस्चार्ज है, आपका जो डिस्चार्ज है उसकी प्लानिंग है वो आपकी कौन सी फेज में कर ली जाती है, तो वो आपकी कर ली जाती है आपके, तो यहां से एडजस्ट कर लेते हैं, वो कर ली जाती है आपके इंट्रोडक्टिव फेज के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर वापस आ गया क्या, चलो कोई ना, ये अभी तक यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। देन वर्किंग फेज की बात करें तो वर्किंग फेज में 2 कंडीशन अराइज होती है। एक होता है आपका ट्रांसफरेंस और एक होता है आपका काउंटर काउंटर ट्रांसफरेंस। अब ट्रांसफरेंस क्या होता है, काउंटर ट्रांसफरेंस क्या होता है? तो ट्रांसफरेंस का मतलब होता है कि जो पेशेंट होता है ना, उसकी तरफ से हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए कुछ ना कुछ इमोशनल रिलेशनशिप है वो डेवलप हो जाती है। पेशेंट को लगता है कि सामने वाली जो नर्स है या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर वो मेरा बेटा या बेटी है,
मेरे परिवार जैसा है, तो ये रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाती है। क्या होती है ट्रांसपेरेंस के अंदर, कि जो पेशेंट की तरफ से आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है उसके लिए इमोशनल रिलेशनशिप है वो अराइज हो जाती है, ठीक है। और काउंटर ट्रांसपेरेंस में क्या होता है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसकी तरफ से पेशेंट के लिए इमोशनल रिलेशनशिप है वो अराइज हो जाती है। अब दोनों के बीच में इमोशनल बाउंडिंग हो गई, तो जब आप उनको पेशेंट को डिस्चार्ज करोगे, क्या करोगे, तो जब आप पेशेंट को डिस्चार्ज करने जाओगे, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब पेशेंट को आप क्या कर रहे हो, डिस्चार्ज कर रहे हो, यानी उसको टर्मिनेट कर रहे हो, तो उस समय क्या होगा, तो टर्मिनेशन फेज में आपका क्या होगा, एक कंडीशन है वो आपको दिक्कत करेगी। कौन कौन सी कंडीशन, ट्रांसपेरेंस और काउंटर ट्रांसपेरेंस क्या करेगी, दिक्कत अराइज करेगी। भाई उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप अराइज हो गई है, रिलेशनशिप बढ़ गई है, तो आपको डिस्चार्ज करने में, यानी पेशेंट को डिस्चार्ज करने में, डिस्चार्ज करने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि अगर पेशेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अपना कुछ ना कुछ रिलेटिव मानता है, तो पेशेंट बोलेगा कि मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता। अगर आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको कुछ ना कुछ अपना मान चुका है, तो वो बोलेगा कि मैं इसको जाने नहीं दूंगा, तो ऐसी दिक्कत आपको आएगी। इसी कारण से अपन क्या करते हैं, अपनी इंट्रोडक्टिव फेज में डिस्चार्ज की प्लानिंग है वो कर लेते हैं। पेशेंट जब आपके पास आता है तभी आप उसको बोल दो कि साहब आपको 3 दिन बाद में छुट्टी दे दी जाएगी। हो सकता है आप उसको एक्सटेंड कर दो आगे, लेकिन डिस्चार्ज की प्लानिंग आप इसके अंदर कर लेते हो, ठीक है। और आपकी वर्किंग फेज के अंदर ये दोनों कंडीशन अराइज होगी अगर आप डिस्चार्ज की प्लानिंग नहीं करोगे। और ये दिक्कत कब करेगी, ये आपकी चौथी फेज यानी आपकी टर्मिनेशन फेज के अंदर क्या करेगी, आपके दिक्कत अराइज करेगी। तो ये सारी चीजें अपन लोगों ने पढ़ ली है। अब एक बार अपने जो नोट्स उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं कि आईपीआर थ्योरी, ठीक है, आईपीआर थ्योरी इसके अंदर प्रोसीजर की बात करें तो पहली आती है प्री इंट्रोडक्टिव, फिर आती है इंट्रोडक्टिव, फिर वर्किंग और फिर टर्मिनेशन। प्री इंट्रोडक्टिव में ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है, पेशेंट और नर्स एक दूसरे से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्टिव के अंदर क्या होता है, इस फेज के अंदर डिस्चार्ज की प्लानिंग हो जाती है, ठीक है। वर्किंग फेज की अगर मैं बात करूं तो इस फेज के अंदर ट्रांसफरेंस, पेशेंट का नर्सिंग स्टाफ के लिए इमोशनल रिलेशनशिप डेवलप करना। ट्रांसपेरेंस क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसकी तरफ से इमोशनल रिलेशनशिप वो डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और काउंटर ट्रांसपेरेंस यानी आपके नर्सिंग स्टाफ का पेशेंट के प्रति रिलेशनशिप, ठीक है। और फिर ये क्या करेगी, ये दिक्कत करेगी आपकी टर्मिनेशन फेज के अंदर, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि वर्किंग फेज के अंदर है ऐसी कौन सी कंडीशन अराइज होगी जो टर्मिनेशन फेज के अंदर आपको दिक्कत करेगी, तो वो ट्रांसपेरेंस और काउंटर ट्रांसपेरेंस है। ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको डिस्चार्ज करने में दिक्कत करेगी, तो वो भी ये दोनों है, ट्रांसपेरेंस और काउंटर ट्रांसपेरेंस, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं। तो वही बात है, अगर आपको नोट चाहिए तो आप अपना टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अपना जो एमसीक्यू वाला चैनल है नर्सिंग गाइड क्लासेज, उसको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, वहां पर आपको क्या पढ़ाए जाते हैं, आपको एमसीक्यू पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप इस जो चैनल को अपने को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये अपन लोगों ने बात कर ही ली। आगे बात करते हैं, तो आगे अपना टॉपिक आ रहा है, वो आ रहा है आपका वाइटल साइन, ठीक है। तो वाइटल साइन क्या होता है, एक बेसिक कंपोनेंट है जो पेशेंट की फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ या कंडीशन को डिनोट करते हैं, ठीक है। वाइटल साइन में पहला वाइटल साइन पढ़ेंगे, वो अपन पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर को स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर होता क्या है, क्या होता है, इट इज ए बैलेंस बिटवीन थर्मोजेनेसिस एंड
थर्मोलाइसिस। पहले मैं आपको रफली बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, फिर अपन अपने नोट्स के ऊपर दोबारा चलेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होता है, थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस के बीच में बैलेंस होता है। अब थर्मोजेनेसिस क्या होता है, थर्मोलाइसिस क्या होता है। थर्मोजेनेसिस होता है हीट का प्रोडक्शन, हीट का प्रोडक्शन करना, और थर्मोलाइसिस होता है हीट का लॉस होना, ठीक है। तो ये क्या आपकी बॉडी के अंदर एक बैलेंस है, जो थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस। अब आपकी बॉडी में जो हीट, देखो सिंपल सी बात है, मान लो आपकी बॉडी के अंदर ये हीट बन रही है, ठीक है। ये हीट क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका थर्मोजेनेसिस। अब थर्मोलाइसिस क्या हुआ, इतनी हीट बनी, इसमें से आपकी इतनी हीट है वो क्या हो गई, लॉस हो गई, यानी थर्मोलाइसिस हुआ। अब बच गया वो लास्ट में क्या बच गया, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बच गया, ठीक है। तो ये आपका थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता। आगे चलते हैं, बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, ये आपके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए इतनी कुछ चीज़ों को पहले अपन पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर क्या है, इट इज बैलेंस बिटवीन थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस। क्या ये बैलेंस है थर्मोजेनेसिस के अंदर और थर्मोलाइसिस के अंदर। जेनेसिस और थर्मोलाइसिस का मैंने बता दिया आपको। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्मोजेनेसिस का मतलब, जेनेसिस यानी जनरेट करना, जेनेसिस यानी जनरेट करना, यानी डेवलप होना, पैदा होना। तो थर्मोजेनेसिस होता है प्रोडक्शन ऑफ हीट, और थर्मोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन या टूटना, तो वो होता है आपका लॉस ऑफ हीट। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो कमेंट करके बताना आप लोग कि भाई दिक्कत है सर, हमें ये चीज नहीं समझ में आई है, और समझ में आ रहा है तो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर कर लें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के अंदर आपके जो नोट्स है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इसी के साथ आपका जो नर्सिंग गाइड क्लासेस यूट्यूब चैनल है उसको भी ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको एमसीक्यू है वो पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अपन, तो आगे की चीजें एक बार आप पढ़ें। इसको पढ़े मैं फिर आपको ये चीजें समझाता हूँ कि क्या लिखा है यहाँ पर। तो फ्रेंड आप जितने लोग क्लासेस को देख रहे हैं ना, उतने लोग क्लास के अंदर कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कमेंट जरूर करें। चाहे आप कमेंट अच्छा करें बुरा करें वो आपकी चॉइस है, लेकिन करें जरूर कमेंट। नेक्स्ट क्या हो रहा है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। अगला क्या बोल रहा है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। तो आपका टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कौन होता है, हाइपोथैलेमस आपका टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है। अब हाइपोथैलेमस के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक आपका इंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है और एक क्या होता है आपका पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होता है। एक आपका इंटीरियर होता है और एक आपका पोस्टीरियर होता है। तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, तो इंटीरियर हाइपोथैलेमस है वो तो हीट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है वो हीट प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसको याद कैसे करना है, तो पोस्टीरियर को पी से मिला दे, पी फॉर पोस्टीरियर, पी फॉर प्रोडक्शन। तो हीट प्रोडक्शन के लिए पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है, और हीट लॉस के लिए एंटीरियर हाइपोथैलेमस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलिए हम नोट्स पे चलते हैं। तो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर हाइपोथैलेमस होता है, इसका एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है वो हीट लॉस के लिए, और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है वो हीट प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने अभी आपको बता दिए। नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पर ही आपको नोट्स वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर भी आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में आपको मैं
लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बोल रहा है ये, चलिए इसको यहीं पर देख लेते हैं अपन। ओके, हीट प्रोडक्शन की अपनी बॉडी में हीट प्रोडक्शन वो कैसे कैसे होती है। तो पहला मेथड आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, कि फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो आपकी बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जब ऑक्सीडेशन होगा तो आपकी 4 किलो कैलोरी है वो हीट बनेगी, और 1 ग्राम प्रोटीन से बनेगी आपकी वो भी 4 किलो कैलोरी बनेगी, और 1 ग्राम फैट से बनेगी वो 9 किलो कैलोरी हीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन की बात करें तो प्रोटीन का से 30% हीट का प्रोडक्शन होता है, और जो मिक्स फूड होता है उससे आपका 12% हीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। उसके अलावा जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है। फीमेल जब ओवुलेशन की स्टेज में है, उसके अंदर ओवुलेशन हो रहा है, तो उस समय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हीट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। और स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर और एंजाइटी कंडीशन में भी हीट का प्रोडक्शन होता है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू हाउ मच डिग्री सेल्सियस, ये आपको कमेंट करना है कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करें, वे ऑफ हीट लॉस। तो हीट का लॉस है वो कितने वे से होता है। तो हीट का लॉस है वो आपकी स्किन के द्वारा होता है, स्टूल के द्वारा होता है, यूरिन के द्वारा और लंग्स के द्वारा। इसमें जो मोस्ट है वो आपका स्किन के द्वारा ही है। तो स्किन के द्वारा अपन पढ़ लेते हैं कि स्किन के द्वारा कौन कौन सा हीट लॉस होती है, यहाँ पर पढ़ते हैं। तो चलिए आप लोग कमेंट करें कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, इवापोरेशन क्या होता है, और सबसे ज्यादा हीट का लॉस है वो किसके द्वारा होता है, ये भी कमेंट करें आप लोग। तो फ्रेंड अगर मैं कंडक्शन की बात करूं तो कंडक्शन से, जैसे आपको कंडक्शन पढ़ रहे हो आपके मन में एक वर्ड आ रहा है कन्न है, अपने मारवाड़ी में बोलते हैं ना कन्न आओ, यानी पास आओ। तो जब दो अपोजिट सरफेस, क्या बोल रहा है, हिंदी में लिखता हूं चलो मैं। दो अलग अलग सरफेस, यानी एक गर्म है और एक ठंडा है, दोनों अपोजिट सरफेस है वो क्या आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं, और फिर उनके द्वारा जो हीट का लॉस हो रहा है वो होता है आपका कंडक्शन मेथड। ठीक है, जैसे मान लो ये गर्म वाला पोर्शन है, ये ठंडा वाला पोर्शन, तो मैं इसको टच करूंगा तो इसकी गर्म वाले की हीट किस में चली जाएगी, ठंडे वाले में चली जाएगी। तो वो कौन सा मेथड आपका, कंडक्शन मेथड। जैसे आपको बुखार होती है तो आप गर्म ठंडे पानी की पट्टी करते हो ना, तो वो आपका कौन सा मेथड है, वो कंडक्शन मेथड है। कन्वेक्शन की बात करें, कन्वेक्शन की बात करें तो इसके अंदर मीडियम प्रेजेंट होता है, मीडियम प्रेजेंट। जैसे मान लो आप, ये रूम है, तो इस रूम में जब बाहर से तो मेरे को गर्मी लग रही थी, मेरी बॉडी क्या थी, वो गर्म थी। मैं आते ही इसमें क्या कि मैंने एसी ऑन कर ली, तो जैसे मैंने एसी ऑन की तो एसी के अंदर मीडियम क्या था उस समय, मीडियम क्या मिला मेरे को, एयर मिली कि नहीं मिली। ठीक है, तो उस एयर के कारण मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। आई बात समझे, मतलब एयर सर्कुलेशन के द्वारा मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मीडियम प्रेजेंट होता है इसके अंदर। रेडिएशन की बात करें तो इसके अंदर कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है। आप बाहर गए, बाहर का एनवायरनमेंट गर्म था, तो गर्म होने के कारण आपकी बॉडी भी क्या हो गई, हीट हो गई। तो वो कौन सा मेथड है, वो रेडिएशन वाला मेथड। सबसे ज्यादा हीट का लॉस है वो इसी मेथड के द्वारा होता है, वो होता है आपका 60%। इवापोरेशन की बात करें तो पसीने के रूप में, तो पसीना सबसे अच्छा एग्जांपल, इसका मतलब वाष्प के रूप में आपका हीट का लॉस हो रहा है, वो होता है आपका इवापोरेशन। ठीक है, कंडक्शन का और भी एक अच्छा मेथड बताऊं तो जैसे गर्मियों के अंदर आपकी बाइक है वो बाहर खड़ी रह जाती है धूप के अंदर, तो आप जाते हो तो बाइक की सीट है वो क्या है, गर्म है, और आपकी सीट क्या है, वो है ठंडी। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, कभी एडजस्ट होते हो, बैठते हो, उठते हो, बैठते हो, उठते हो, तो हीट का क्या हो रहा है, उस समय हीट लॉस हो रही है नहीं हो रही। आपकी जो बॉडी की जो सीट थी, आपकी बाइक की जो सीट थी, उसकी हीट आपकी बॉडी में, फिर धीरे धीरे आपने क्या किया, एडजस्ट किया कि नहीं किया, वो भी एक कंडक्शन मेथड का ही एग्जाम्पल है। कन्वेक्शन का मतलब हो गया, गर्मी लग रही थी, आप रूम में आए, पंखा चलाया, वो आपकी बॉडी को क्या किया, ठंडा कर दिया।
वो आपका कन्वेक्शन। रेडिएशन का बाहर गए, सनलाइट थी, सनलाइट गर्म थी, आप गए, आपकी बॉडी भी गर्म हो गई, वो आपका रेडिएशन। इवापोरेशन पसीने के रूप में आपका हीट का लॉस हो रहा है, वो आपका इवापोरेशन। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें, मैं कमेंट करके आपका आंसर दे दूंगा। ठीक है, अगला आ रहा है आपका टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कि टेम्परेचर मेजर के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, तो आपका टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपका थर्मामीटर होता है। ठीक है, और थर्मामीटर पहले किसने बनाया था, गैलीलियो गैलीली ने बनाया था फर्स्ट टाइम। इन्होंने क्या किया था, पानी का यूज किया था। ठीक है, फिर 1714 में आपके गैब्रिन फोर्नियाट आए, इन्होंने क्या किया, मरकरी का यूज किया। इस कारण से इनको फादर ऑफ थर्मामीटर के नाम से भी जानते हैं। गैलीलियो गैलीली ने पहला थर्मामीटर बनाया था। अगर पूछे कि फर्स्ट थर्मामीटर किसने बनाया था, तो आप बोलोगे गैलीलियो गैलीली ने बनाया था। ठीक है, लेकिन फादर ऑफ थर्मामीटर किसको कहते हैं, तो वो ग्रेबिन फोर्निहाइट को बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था, मरकरी का यूज किया था आपके थर्मामीटर के अंदर। आई बात समझ में, आगे चलते हैं। अब वो थर्मामीटर की बात करें तो थर्मामीटर कितने टाइप होते हैं, मोस्टली जो नॉर्मल नॉर्मल है या जो काम की चीजें वो मैंने इंक्लूड की है। तो पहला आपका है ओरल थर्मामीटर, दूसरा आपका रेक्टल थर्मामीटर है, तीसरा आपका टिम्पेनिक थर्मामीटर है, और एक आपका स्किन प्रोब है। ओरल थर्मामीटर की बात करूं तो मैं ओरल थर्मामीटर की बात करूं, ये ओटी नहीं है, ओरल थर्मामीटर है। तो ओरल थर्मामीटर की पहली बात तो मैं थर्मामीटर की अगर बात करूं, अगर मैं थर्मामीटर की बात करूं तो थर्मामीटर के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है इसका बल्ब और एक होता है इसका स्टीम। कितने पार्ट होते हैं थर्मामीटर के अंदर, दो पार्ट होते हैं। थर्मामीटर आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं कल की क्लास के अंदर आपको थर्मामीटर है, मर्क्यूरी थर्मामीटर और आपका डिजिटल थर्मामीटर है वो दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये आपका थर्मामीटर मान लो। आगे वाला एरिया वो आपका क्या है, बल्ब है, और पीछे वाला एरिया वो क्या आपका स्टीम है। स्टीम वाले एरिया के ऊपर क्या होती है, रीडिंग लिखी हुई होती है, और ये बल्ब वाला एरिया इसके अंदर मर्क्यूरी फिलअप होती है। तो अब मेरे को बताइए कि जो स्टीम वाला एरिया उसमें जो रीडिंग होती है वो कितने से कितनी होती है, फॉरेनहाइट में कितनी होती है और सेल्सियस में कितनी होती है। चलिए बताइए आप लोग कि जो थर्मामीटर होता है उसमें रीडिंग कितनी होती है। तो फॉरेनहाइट की अगर मैं बात करूं तो फॉरेनहाइट में होती है 95 डिग्री फॉरेनहाइट से 110 डिग्री फॉरेनहाइट, और सेल्सियस की बात करूं तो 35 डिग्री सेल्सियस से आपकी 3.3 डिग्री सेल्सियस आपकी ये रीडिंग होती है आपके थर्मामीटर के अंदर। ठीक है, और बल्ब वाले एरिया में क्या फिलअप होता है, तो आपके मर्क्यूरी है वो फिलअप होती है। अब क्वेश्चन ये है कि मर्क्यूरी ही क्यों फिलअप होती है, चलिए इसको अपन आगे बात कर लेंगे। अब मेरा क्वेश्चन था कि जो ओरल थर्मामीटर होता है ना, उसका जो बल्ब होता है, बल्ब होता है वो क्या होता है, एक तो लार्ज होता है और सिलेंड्रिकल होता है। क्या होता है, लार्ज मतलब बड़ा होता है कुछ। मैं आपको रफली डायग्राम बनाऊं आज तो ये आपका थर्मामीटर। तो ये बल्ब वाला पार्ट है ना, ये क्या होता है, बड़ा होता है, लॉन्ग होता है और सिलेंड्रिकल होता है, और पीछे क्या है, ये स्ट्रीम है। और अगर मैं रेक्टल थर्मामीटर की बात करूं तो रेक्टल थर्मामीटर के अंदर बल्ब वाला पार्ट क्या होता है, शॉर्ट होता है और राउंड होता है। क्या होता है, शॉर्ट होता है और राउंड होता है। तो ये आपके दोनों थर्मामीटर के अंदर क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। ठीक है, रीडिंग सेम रहने वाली है। टिम्पेनिक थर्मामीटर जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसके लिए आता है, और स्किन प्रोब एक पेज लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो आपको क्या करती है, बॉडी के ऊपर आपको अटैच करनी पड़ती है। ठीक है, और नॉन हेयर साइड होती है, जहां पर हेयर नहीं होते हैं वहां पर इसको आप अटैच करते हैं, और मोस्टली राइट साइड करते हैं, क्योंकि राइट साइड आपका कौन प्रेजेंट है, लीवर मास से प्रेजेंट है। आगे बात करते हैं, लीवर क्या एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है, तो उस कंडीशन में आपका उधर टेम्परेचर वो एग्जैक्ट बताएगा आपका। ठीक है, इसको पढ़िए चलिए आप लोग। अभी मैंने ये बातें बता दी थी कि आपका जो ओरल थर्मामीटर होता है, आपका जो ओरल थर्मामीटर होता है, जो एक्सिलरी थर्मामीटर होता है, उसका जो ओरल थर्मामीटर और एक्सिलरी थर्मामीटर का बल्ब
लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। और रेक्टल थर्मामीटर की अगर मैं बात करूं तो रेक्टल थर्मामीटर का बल्ब राउंड और शॉर्ट होता है। क्या होता है? राउंड और शॉर्ट होता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि थर्मामीटर के अंदर मरकरी भरी हुई होती है, ठीक है। मरकरी भरी होने के कारण यह मरकरी भरी होने का कारण यह है कि मरकरी मिनिमम टेम्परेचर पर क्या होता है? आपकी मरकरी है वो मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर, क्या हुआ? मरकरी मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर इक्वल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होती है। मतलब आपका जो बल्ब वाला पार्ट है ना, उसके अंदर मरकरी फिलअप होती है। अब मरकरी क्या होती है कि आप जब मरकरी को थोड़ा बहुत भी अगर टेम्परेचर मिले तो वो क्या करती है? मूव करती है ऊपर की तरफ, ठीक है। और मूव करने के कारण, और मूव भी कैसे करते हैं? इक्वल डायरेक्शन में मूव करेगी। ऐसे नहीं कि इधर से ज्यादा कर दी इधर से कम कर दी, वो क्या करती है? इक्वल डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। इस कारण से अपन क्या करते हैं? मरकरी फिलअप रखते हैं। थर्मामीटर को क्लीन करने की बात करें तो क्लीन करने के लिए एक प्रिंसिपल लागू होता है, वो होता है लेस कंटामिनेटेड से हाई कंटामिनेटेड की ओर। जहां कम कंटामिनेटेड एरिया है वहां से लेकर जहां ज्यादा कंटामिनेटेड एरिया है वहां तक अपन क्या करते हैं? थर्मामीटर को क्लीन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं एक बात सिंपल सी बात करूं कि ये आपका रूम है। इसको याद करने का तरीका बताता हूं। ये आपका रूम है, ठीक है। यहाँ पर कचरा पड़ा है वो बहुत ज्यादा है, और यहाँ थोड़ा सा कचरा है। तो आप बताइए कि कौन से कचरे को किधर मूव करोगे आप? ज्यादा वाले को कम की साइड करोगे या कम वाले को ज्यादा की साइड करोगे? तो ऑब्वियसली कम वाले को अपन ज्यादा की साइड मूव करेंगे, इजिली मूव हो जाएगा। तो यही रीजन है कि कम कंटामिनेटेड से ज्यादा कंटामिनेटेड की ओर अपन क्या करते हैं? इसको क्लीन करते हैं। अब बात आती है कि आप जब टेम्परेचर ले रहे हो तो टेम्परेचर लेने से पहले आपका जो स्टीम वाला एरिया है, जो आपका स्टीम वाला एरिया है वो क्या होता है? हाई कंटामिनेटेड होता है। और बल्ब वाला एरिया है, सॉरी, हाँ, स्टीम वाला एरिया वो हाई कंटामिनेटेड होता है और बल्ब वाला एरिया वो क्या होता है? कम कंटामिनेटेड होता है। तो कम से ज्यादा ही गर्म करेंगे तो अपन बल्ब टू स्टीम करेंगे टेम्परेचर लेने से पहले। टेम्परेचर लेने से पहले कैसे क्लीन करेंगे? बल्ब से बिफोर टेम्परेचर लेने से पहले बल्ब से स्टीम की ओर क्लीन करेंगे। अब टेम्परेचर ले लिया, पेशेंट के माउथ में डाल दिया। अब ये एरिया क्या हो गया? आपका ज्यादा कंटामिनेटेड हो गया और ये एरिया कम कंटामिनेटेड है। तो कम से ज्यादा की ओर यानी स्टीम से बल्ब की ओर क्लीन करेंगे। तो टेम्परेचर लेने के बाद कैसे क्लीन करेंगे? स्टीम से बल्ब की ओर क्लीन करेंगे। सॉल्यूशन की बात करें थर्मामीटर को क्लीन करने के लिए, तो उसके लिए अपन डिटोल, लाइजोल और सेवलॉन का यूज करते हैं। अनुपात की बात करते हैं 1:40, 1:40, 1:40 और 1:20। 5 मिनट, 3 मिनट और 2 मिनट, सॉरी 5 मिनट के लिए अपन क्लीन करते हैं। डिटोल का रेशियो रहेगा वो 1:40 का रहेगा, लाइजोल का 1:40 का रहेगा और सेवलॉन का 1:20 का रहेगा। टाइम रहेगा 5 मिनट, 3 मिनट और 2 मिनट, ठीक है। थर्मामीटर को क्या करते हैं अपन? गर्म पानी में डिप नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते भाई? गर्म पानी में डिप करोगे तो मरकरी क्या करेगी? ऊपर की तरफ भग जाएगी। और एक चीज और, जब आप पेशेंट का टेम्परेचर ले रहे हो, जब आप पेशेंट का टेम्परेचर ले रहे हो उससे पहले थर्मामीटर को आई लेवल के ऊपर लेवल पर चेक करेंगे। थर्मामीटर को क्या करेंगे? आई लेवल के ऊपर। थर्मामीटर को क्या करेंगे? अपनी आई लेवल के ऊपर लाएंगे, मरकरी के लेवल को चेक करेंगे। अगर मरकरी क्या है? ऊपर मूव की हुई है, तो आप क्या करेंगे? थर्मामीटर को सेक करोगे। क्या करोगे? सेक करोगे। और टेम्परेचर लेने के बाद भी आई लेवल पर रीडिंग चेक करते हैं। आपने टेम्परेचर ले लिया, टेम्परेचर लेने के बाद भी क्या करोगे? आई लेवल के ऊपर ही आप रीडिंग को चेक करोगे, ठीक है। आगे बात करें, यदि आपका थर्मामीटर वो टूट जाता है तो आप मरकरी को क्या करोगे? 3 जीप सिस्टम के अंदर क्या करोगे? कलेक्ट करोगे और उसको कंपनी को दोबारा से सेंड कर दोगे, ठीक है। 3 जीप का मतलब है 3 जीप वाले चीज नहीं है। मतलब आपने पहले में कलेक्ट किया,
उसको बंद किया, फिर उसको दूसरे में डाला, उसको बंद किया, फिर उसको तीसरे में डाला, उसको बंद किया। तो ऐसे आप मरकरी को 3 जीप सिस्टम के अंदर कलेक्ट करोगे। ठीक है, अगर ओरल थर्मामीटर की बात, ओरल टेम्परेचर की बात करें तो 98.6 डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट नॉर्मल होता है। और रेक्टल एक्सिलरी की बात करें तो 97.6 होता है, रेक्टल की 99.6 डिग्री फॉरेनहाइट नॉर्मल होता है। एक्सिलरी की अगर टेम्परेचर की बात करें अपन, टेम्परेचर अगर अपन रेक्टल से टेम्परेचर ले रहे हैं तो थर्मामीटर को रेक्टल के अंदर कितना इंसर्ट करेंगे, तो अडल्ट के लिए 1 से 1.5 इंच इंसर्ट करेंगे, और बच्चे के लिए आधे से 1 इंच वो क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कौन कौन से पेशेंट के अंदर ओरल थर्मामीटर से टेम्परेचर नहीं लोगे। तो एक पेशेंट है, जो एक बच्चा है जो 6 साल से छोटा है, बिलो 6 ईयर का है, तो नहीं लेंगे। अगर पेशेंट ने अभी हॉट ड्रिंक या कोई कोल्ड ड्रिंक ली है तो अपन 15 मिनट तक टेम्परेचर नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप पेशेंट के ऑक्सीजन लगी हुई है, ओरल मास्क लगा हुआ, तो अपन नहीं लेंगे। अगर पेशेंट माउथ से ब्रीथ कर रहा है तो अपन नहीं लेंगे उसका टेम्परेचर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ओरल सर्जरी हुई है, क्लेफ्ट लिफ्ट क्लेफ्ट प्लेट का पेशेंट है, तो अपन उसकी ओरल जो टेम्परेचर है वो नहीं लेंगे। ठीक है, एक्जिला में कब नहीं लेंगे, तो एक्जिला में अगर एक्सिलरी नोड हो रखे हैं, कोई वहां पर ट्यूमर वगैरह है, अगर कोई स्वेलिंग वगैरह हो रखी है तो नहीं लेंगे। और रेक्टर के अंदर अगर पेशेंट को डायरिया हो रखा है, पेशेंट को एनीमा दिया हुआ है, और पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो इस कंडीशन में अपन रेक्टर टेम्परेचर, रेक्टर कोई सर्जरी हुई है तो इस कंडीशन में अपन रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेंगे। ठीक है, और कोई भी पेशेंट आपका अचानक से दौड़ के आया है, चल के आया है, तो 15 मिनट बाद में ही आप टेम्परेचर लोगे, क्योंकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, तो आप थोड़ा उसको रिलैक्स कराओगे, फिर आप उसको क्या करोगे, टेम्परेचर लोगे। बीपी का भी यही सीन रहता है, जब ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे तब अपन बात करेंगे। अगर टेम्परेचर और सॉरी कन्वर्टिंग फॉर्मूला की बात करें तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए F-32 5/9, और F फ़ारेनहाइट को बदलने के लिए C/9/5 + 32, ये आपका फॉर्मूला होता है। एक चीज बता देता हूँ, जो -40 डिग्री सेल्सियस होता है वो बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। इस चीज को आपका ध्यान रखना है। -40 डिग्री सेल्सियस को जब आप फ़ारेनहाइट में बदलोगे तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आपका आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल को ग्रो करने में आप हेल्प करें। थैंक यू फ्रेंड।